डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आप लोग को क्लास 12 का हिंदी का बुक पढ़ाऊंगा और हमारा पार्ट 2 है उसने कहा था, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आइए इनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग जानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में पहले हम लोग जीवन परिचय जानेंगे, उसके बाद हम पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म जो हुआ था 7 जुलाई 1883 को हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को हुआ था और इनका निधन यानी कि मृत्यु 12 सितंबर 1922 को हुआ था। ठीक है, और जन्म स्थान इनका था जयपुर राजस्थान था। मतलब इनका जन्म जयपुर जगह और राजस्थान जो हमारा राज्य है वहाँ पे हुआ था। और मूल निवास मतलब कहाँ के मूल निवासी थे? गुलेर नामक ग्राम। मतलब चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी जी जो थे, मतलब इनका मूल निवास जो था गुलेर नामक ग्राम था, जिला था है ना कंगार, हिमाचल प्रदेश। कंगारा है ना, कंगरा हिमाचल प्रदेश में इनका मतलब मूल निवास था। और पिता इनके थे पंडित शिवराम। मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिता का नाम था पंडित शिवराम। इनका शिक्षा जो है बचपन में मतलब संस्कृत की शिक्षा इन्होंने प्राप्त किया और 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः इंट्रेंस तथा मैट्रिक 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से, मतलब मैट्रिक इन्होंने 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से और इंटरमीडिएट किया और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या किया? इन्होंने बीए किया। कहने का मतलब शिक्षा इनका जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो हुआ था, बचपन में संस्कृत की शिक्षा हुआ और उसके बाद 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने इंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया। तो 1899 में इन्होंने क्या किया? मैट्रिक किया और 1901 में कलकत्ता से इन्होंने क्या किया? इंटरमीडिएट किया 1901 में कलकत्ता से और 1903 में इलाहाबाद से इन्होंने क्या किया? बीए का पढ़ाई किया। ठीक है बच्चों, इनका कुछ वृत्ति है। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। मतलब 1904 में जयपुर दरबार की ओर से, जयपुर दरबार के जो राजा थे उनके ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए और जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक भी बने और 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे और अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पाच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनिंद्र चंद्र नंदीपीठ के प्रोफेसर भी बने। ठीक है, संपादन इन्होंने किया समालोचन काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का इन्होंने क्या किया था? संपादन किया था। इनका कुछ रचना भी है जिसमें कहानियाँ आता है प्रमुख। सुखमय जीवन, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो कहानी है सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित हुआ था, चाहे जो भी हो। और बुद्धू का कांटा 1911 में ये भी हुआ था। उसने कहा था ये हुआ था आपको 1915 में, जो हम चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इनके बारे में जो भी जीवन परिचय जानकारियाँ थी आपको हमने बताया। अब आगे हम बढ़ेंगे, आपको कहानी की ओर बढ़ेंगे। हमारा कहानी का नाम है उसने कहा था, जिसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, जिनके जीवन परिचय के बारे में आपको बता दिए।
अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी हमारा, देखिए कहानी में क्या है, इसमें दिखाया गया दृश्य, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोरों से जिनकी पीठ छिल गई और कान पक गए, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के, है ना, बम्बू काट वाले की बोली का मरहम लगावे। देखिए बम्बू काट वाले का मतलब क्या होता है बच्चों, कि बैलगाड़ी, है ना, बुल्लक काट भी इसको बोला जाता है। मतलब बड़े बड़े शहर में क्या कर रहा है, इक्का गाड़ी वालों के जवान के कोरे से जिनकी पीठ छिल गई होगी, एक दो गाड़ी वाला ऐसा होगा, और कान पक गए होंगे। यानी कि शहर में देखिए गाड़ी वाला क्या करता है, हॉर्न बजाता है, बाजा बजाता है, जिससे लोगों का कान लगता है कि पक गया। उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वाले की बोली पर क्या करे, मरहम लगाए। मतलब बम्बू काट वाला जो था, जब सड़क पर चलता था तो बहुत बोलता था, साइड साइड, चाहे आवाज़ देता था ऐसा। आगे हम लोग पढ़ेंगे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से, है ना, धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से आया निकट संबंध स्थित करते हैं। यानी कि घोड़ा गाड़ी है, उसी के बारे में चर्चा है। मतलब बड़े बड़े शहर की चौड़ी सड़क पर क्या है, घोड़े की पीठ पर जब चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थित करता है, मतलब उसके बारे में चर्चा करता है। कभी राह चलते पैदलों की आँखों के न होने पर तरस खाता है, कभी उनके पैरों की अंगुलियों को पैरों को चीथकर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, और संसार भर की गाली, निराशा और क्षोभ के अवसर बने नायक की संधि चले जाते हैं। तब क्या है, देखिए अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक, है ना, चड्ढी वाले के लिए ठहरकर सब्र का समुद्र उमारकर बाचो, है ना, खालसा जी हटो भाई जी। यानी कि जो टांगा वाला जो है वह क्या करता है, अमृतसर के गलियों में जब टांगा चलाता है तो मतलब चक्कादार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए क्या है, मतलब ठहरकर सब्र का, मतलब समुद्र उमड़ कर आ रहा है। उधर से इतना तेज़ चलाता है कि लगता है कि समुद्र का लहर आ रहा है, टांगा वाला। और उसमें कहता है बच्चों खालसा जी, यानी कि वह आवाज़ देते रहता है कि अगर वो सड़क पे कोई पंजाबी दिख गया तो उसको कहेगा बच्चों खालसा जी, हटो भैया जी, ठहरना भाई, है ना, आने दो लाला जी, हटो बाछा, करते हुए सफ़ेद फेटो खचरों और, है ना, बतकों, गन्ने और खोमचे और भारे वाले के जंगल में राह खेते हैं। मतलब राह मतलब क्या होता है, रास्ता चलते रहता है। ये सब कहते हुए क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। कोई अगर किसी को जी कह रहे हैं, भैया जी कह रहे हैं तो हट जाएगा, ठहरना भाई हट जाना, और किसी को सीधे बुलाइएगा तो जल्दी हटना नहीं चाहेगा। तो कह रहा है क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन, है ना, मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटी, लीक का मतलब क्या होता है, रास्ता, जिसे चक्का जहाँ पे चलता है ना तो वह क्या हो जाता है, रास्ता बन जाता है। देखिएगा दोनों साइड वहाँ पे गहीर हो जाएगा, लीक। जैसे कि आप ट्रैक्टर से माटी जब ढोआता है, देखे होंगे वहाँ पे, तो जहाँ से माटी खना के आता है लीक बन जाता है, यानी ट्रैक्टर के चक्का का निशान बन जाता है, गड्ढा बन जाता है, उसी को हम लीक बोलते हैं। ठीक है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं, हट जा जीने जोगिया। मतलब कोई बुढ़िया नहीं हटती थी, टांगा वाला क्या करता था, उसको क्या कहता था आवाज़ में, हट जा जीने जोगिया, हट जा कर्मा वालिया, हट जा, है ना, पुत्ता प्यारिया, है ना, पंजाबी भाषा में बोलता था, अमृतसर का भाषा है। कोई बुढ़िया नहीं हटती थी तो हट जा जीनो जोगिया, हट जा कर्मा वालिया, हट जा पुत्ता प्यारिये, बच जा लंबी वालिया। मतलब समष्टि में इसका अर्थ हो जाएगा, कहने का मतलब हट जा जीने जोगिया, मतलब कहता है तू जीने योग्य है, हट जाओ, तुम जीने लायक है अभी, हट जाओ, तू
कह रहा हट जा कर्मा वालिया, यानी कि तू भाग्य वाली है, भाग वाली है, हट जा पुत्ता प्यारिया, यानी कि पुत्रों की प्यारी है, हट जा। उसके बाद कहता है लंबी वालिया, यानी कि लंबी उम्र तेरे सामने है, तू मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसा टांगा वाला कहते हुए अमृतसर के गलियों में जाता है, हट भी जाता है सब। ऐसे बम्बू काट वाले, यानी कि टांगा हो गया, बम्बू काट को कह सकते हैं, बुल्लक काट बैलगाड़ी को कहते हैं, इंग्लिश शब्द है। ऐसे बम्बू काट वाले के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की, ऐसे बम्बू काट वाले के बीच से होकर कौन आता है, एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिला। चौक के दुकान पे एक लड़का और एक लड़की आके मिला। उसके बालों और उसके ढीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों क्या है, सिख है। सिख को देखिएगा पंजाबी लोग को बाल को बांध के रखता है, तो उससे पता चल जाता है कि ये लोग क्या है, सिख है। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। लड़कवा जो था वह क्या करने आया था, मामा को केस धोने के लिए क्या लेने आया था, दही लेने आया था। और यह रसोई के लिए बढ़िया, और लड़कियां जो थी रसोई के लिए बढ़िया का मतलब सोयाबीन हो गया है ना, लेने आई थी। दुकानदार एक परदेसी से है ना गुथ रहा था, जो शेर भर गीले कपड़े की है ना गड्डी को गिने बिना हटता नहीं था। दुकानदार एक क्या है, परदेसी का मतलब हो गया दूसरा देश का, दूसरा राज्य का, मतलब उससे गुथ रहा था, जो शेर भर गीले कपड़े की गड्डी से गिने बिना क्या करता था, हटता नहीं था। तेरे घर कहाँ है, मंगरे में, पूछता है उससे तेरे घर कहाँ है, मगरे में, और तेरे माझे में। यानी कि दुकानदार जो है लड़कवा से पूछता है तेरे घर कहाँ है, तो कहता है मगरे में, और पूछता है और तेरे, लड़किया से पूछता है तो कहता है माझे में। यहाँ कहाँ रहती है, अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाज़ार में है। लड़का वो क्या कहता है, मैं भी मामा के घर आया हूँ, उनका घर कहाँ है, गुरु बाज़ार में है। और लड़की कहती है मैं अतर सिंह की बैठक में आई हूँ, वे मेरे क्या है, मामा। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदे देने लगा। इतने में दुकानदार क्या हुआ, निपटा और इनका सौदे देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चला, मतलब दुकानदार क्या किया, दोनों को निपटा लिया और मतलब सामान दे दिया जो भी मांग रहा था। सौदा मतलब सामान। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर आकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, लड़के ने मुस्कुराकर पूछा लड़की से, तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई। इस पर लड़की आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखते है ना रह गया। यानी कहने का मतलब है दुकानदार जो है उसको सामान दे दिया, सौदा लेके दोनों साथ साथ चले और कुछ दूर जाके लड़का ने क्या किया, लड़की से मुस्कुराकर पूछा तेरी कुरमाई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर क्या कहती है, धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। कुरमाई का मतलब होता है बच्चों सगाई, ठीक है। कुरमाई का मतलब क्या होता है, सगाई होता है। लड़का पूछता है तेरी सगाई हो गई। इस पर लड़की आंख चढ़ा के ऐसे देखती है और कहती है धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाला के यहाँ, मतलब अक्सर क्या होता था, दोनों तो मम्मी के यहाँ आयल था, दोनों आता था भेंटे हो जाता था, बाजार में भेंट हो जाता था और दोनों को कुछ ना कुछ बहस हो जाता था, आपस में बातचीत। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाला के यहाँ भेंट हुआ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते थे, अचानक दोनों मिलिए जाता था, कभी सब्जी वाला के यहाँ कभी दूध वाला के यहाँ। महीना भर यही हाल रहा, 1 महीना तक ऐसे ही चलते रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुरमाई हो गई, मतलब बार बार पूछता था तुम्हारा सगाई हो गया है, और उत्तर में वही मिलता था धत धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली हाँ हो गई है, मतलब गुस्सा करके क्या बोल दी, हाँ हो गई है। तो लड़का पूछता है कब, तो कहती है कल, है ना। देखते नहीं यह रेशम से काढ़ा हुआ सालू है, सालू का मतलब दुपट्टा होता है,
सालू का मतलब क्या होता है? दुपट्टा होता है। ठीक है, हाँ। तो रेशम से काढ़ा हुआ सालू लड़की भाग गई, लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली, मतलब राह मतलब रास्ता। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। यानी कहने का मतलब है कि वो जवाब दे देती है कि हाँ हो गया है, मतलब कुरमाई हो गया है। तो लड़का पूछता है कब? तो लड़की कहती है कल। तो उस पर कहती है देखते नहीं है रेशम के काढ़ा हुआ सालू है। लड़की कहती है देखता नहीं है रेशम के काढ़ा हुआ सालू है, यानी कि दुपट्टा है, यही मान ली हमको मिला है सगाई में, ऐसा सोच के कहती है। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली, मतलब घर का अपना रास्ता लड़का पकड़ लिया। अब लड़की चली गई। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, यानी कि ये लड़कावा क्या किया, जो मामा का न्याल था, अक्सर मिलता था लड़की से, जो सामान खरीदने आती थी भी मिल जाता था रास्ते में। तो वो तो चली गई अपना, जब ये अपना रास्ते जा रहा था लड़कावा घर, तो रास्ते में एक लड़का को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबरी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक छाबरी वाला जो था, बेचता था कुछ सामान बन रख के, वो अपना कमाई खो दिया, उसका भी सब सामान गिर गया। एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, माने कि गिरा दिया। मतलब एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध गिरा दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब घर पहुंचा। यानी कि इतना ना वो खो गया वो लड़का कि मतलब उसको सूधे बूध नहीं था, सारा हेरा गया। मतलब एक को तो मोरी में ढकेल दिया, एक छबरी वाले के दिन भर के कमाई उसका खा गया, मतलब सारा सामान उसका गिर गया, और एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले को ठेला में दूध गिरा दिया पूरा। और सामने नहा के कोई वैष्णवी आ रही थी। कोई वैष्णवी का मतलब होता है मतलब साधु समझ लीजिए, साधु टाइप के, मतलब वैष्णवी वैष्णव हो गया, यानी कि मीट मछली नहीं खाने वाला आदमी को कहते हैं। तो टकराकर अंधे की उपाधि, अब उससे टकराया तो वो क्या कर रही है कि तुम अंधा है क्या, दिखता नहीं है क्या? अब केकरो साहब टकरा जाइए तो क्या आनहर बारे का ना कह देगा, कहे कहीं। तब जाके वो क्या करा, लड़का घर पहुँचा। अब दूसरा भाग इसका स्टार्ट होता है। देखिए, राम राम यह कोई लड़ाई है, राम राम यह कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियाँ अकड़ गई। अब लड़ाई के बारे में इसमें आएगा, मतलब कि आपको सेना में रहता है, इसके बारे में लहना सिंह नाम है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा दृश्य हमारा शुरू है। राम राम यह कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियाँ अकड़ गई, लुधियाने से 10 गुना जारा और मेह और बर्फ़ ऊपर से। कहता है कि राम राम यह कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे। खंदक मतलब होता है मतलब बैठने वाला, एक तरह से मान लीजिए जिसमें छुपने वाला रहता है ठंडा से बचने के लिए। हड्डियाँ अकड़ गई, लुधियाने से 10 गुना जारा और मेह से बर्फ़ ऊपर से है, अधिक है। लुधियाना से भी अधिक ठंडा वहाँ पे पड़ रहा था। आगे जगह का चर्चा होगा। पिंडलियों तक कीच में धंसे हुए हैं, गनीम कहीं दिखता ही नहीं। घंटों में 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाला धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाता था। यानी कि जब युद्ध होता था तो मतलब उसमें ऐसा ऐसा धमाका होता था कि बुझाता था क्या कि कान के पर्दे फट गया, और सारी खंदक जिसमें वो लोग छुपा रहता था, बैठा रहता था, वो हिल जाता था, और 100-100 गज धरती उछल पड़ती थी, हिला देता था ऊपर तक। इस गैबी गोल से बचे तो कोई लड़े। नगर कोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं, यानी कि समझिए जलजले का मतलब आग का गोला ऐसा। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। यानी कि खंदक में छुपा रहता था, अगर उससे बाहर केहूनी भी निकल गया है ना तो गोली लग जाता था। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे हुए हैं। दुश्मन को कह रहा है दूसरे देश के कि बेईमान मिट्टी में लेटा हुआ है कि घास की पत्ती में छिपा हुआ है। अब प्रसंग आता है लहना सिंह, वही लड़कवा के नाम रहता है लहना सिंह, बड़ा हो जाता है ना, उसी के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। लहना सिंह और 3 दिन, लहना सिंह क्या कहता है, लहना सिंह और 3 दिन, 4 तो खंदक में बीत ही गए, 4 दिन तो खंदक में ही बीत गया। परसों रिलीफ आ जाएगी, मतलब आराम हो जाएगा, और फिर 7 दिन की क्या हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। लहना सिंह कहता है युद्ध से। अपने
हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। कहता है कि अपने हाथे झटका करेंगे, यानी कि रोटी बनाएंगे या झटका, उसको रोटी बनाने के बाद झाड़ देता है, उसी को कह रहा है। अपने हाथे झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है। मतलब फिरंगी मतलब अंग्रेज को कहा गया है ना, दूसरे देश को। कहते हैं कि उसी फिरंगी जो मेम है उसके बाग में क्या है, मखमल सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। मेम साहब जो रहती है उस देश की, वह क्या कहती है, मतलब उसका बाग रहता है, बाग बगीचा, और उसमें मखमल की हरी सी घास रहता है। वह क्या करती है, फल और दूध की वर्षा कर देती है, यानी कि इसको लहना शीशों को सिपाही को क्या करता है, फल और दूध देती है। और लाख कहता है दाम नहीं लेती, मतलब कितनों कहता है कि पैसा ले लो, लेकिन पैसा लेती नहीं। कहती है तुम राजा हो, यानी कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, मेरे देश को क्या करने आए हो, बचाने आए हो, हम तुमसे पैसा नहीं लेंगे। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, यानी कि सोया भी नहीं। उसी प्रकार कह रहा है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। बिना फेरे, और घोड़ा को अगर नहीं घुमाया जाए, केवल बांध के रखा जाए, है ना, तो वो खराब हो जाएगा, है ना। उसको ज़रूर थोड़ा ना बहुत, देखिए घोड़ा जो पाला हुआ है दौड़ाते रहता है, कभी ना कभी सड़क पे दौड़ाएगा या बाजार जाएगा या कहीं ऐसे में दौड़ा भी रहता है, थोड़ा बहुत उसको पैर फ्री रहता है ऐसे। तो वही चीज़ कह रहा है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। अगर सिपाही को युद्ध में नहीं भेजा जाए, है ना, तो बैठा बैठा क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, जरूरत पड़ने पर उसको भेजता है। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेले मारकर न लौटो तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। कहता है कि 4 दिन तो चला, मतलब 4 दिन तक पलक ही नहीं झपा, मतलब सोया ही नहीं, युद्ध चल रहा था। उसी क्रम में कहता है बिना फेरे मतलब घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। कहता है कि मुझे तो संगीन चढ़कर मार्च का हुक्म मिल गया, मार्च का हुक्म मिल गया, मार्च महीना का, कि 7 जर्मनों को अकेला मार के न लौटूंगा तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब नहीं हुआ। करा कि हम मतलब 7 जर्मनों को अकेले मारेंगे, तब ये दरबार साहब के देहली के मतलब हो गया दरवाजे, दरवाजे पर हम क्या टिकेंगे, माथा टेकेंगे, नसीब न हो। पाजी कहीं के कालों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते और फिर पैर पकड़ने लगते, है ना। यो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। अंधेरा में क्या करता है, वहाँ का जो लड़ाई होता है 30-30 मन का, मतलब कहने का मतलब 1 मन 40 केजी को कहा जाता है ना, 1 मन 40 केजी के। तो समझ लिए 30 मन का गोला फेंकता है, मतलब एक और वो फटेगा तो समझ लीजिए पूरा छितरी छितरी कर देगा। एक तरह से बम हुआ, बम का गोला, आग का गोला समझ लीजिए। उस दिन धावा किया और धावा किया था, 4 मील का एक जर्मन नहीं छोड़ा था, मतलब 4 मील तक जर्मन पूरा वहाँ का सब साफ हो गया, गोला फेंका था। पीछे जनरल ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो क्या हो जाता, ख़त्म हो जाता सब, नहीं तो सीधे बलिन पहुँच जाते। क्यों, सूबेदार हजरा सी से मुस्कुराकर कहा, सूबेदार जो था हजरा सी ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमदार या नायक के चलाए नहीं चलते। कह रहा है सूबेदार हजरा सी ने मुस्कुराकर क्या कहा, लड़ाई के मामले जमदार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की ही सोचते हैं, बड़े अफसर जो ऑफिसर होते हैं दूर की ही सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। सूबेदार कहता है सूबेदार सच है, लहना सी, पर करे क्या, हड्डिया में तो जारा धंस गया, मतलब इतना नजारा था कि लगता था हड्डी गल गया। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झड़ रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाएगी, यानी कि एक धावा हो जाए, धावा होगा तो क्या दोनों तरफ से लड़ेगा तो शरीर में क्या आ जाएगा, गर्मी आ जाएगा। ऐसा कहता है आपको सूबेदार जी और लहना सी में बातचीत होता है, ठीक है। उद्यमी उठ
सिगरी में कोले डाल, उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल, है ना। सिगरी जो आपको होता है ना, सिगरी का मतलब होता है अंगीठी, बोरसी, यानी कि बोरसी आप देखे होंगे देहात में अभी भी है, हमारी दादी है चाहे मम्मी है चाहे जो कुछ, एक माटी का बोरसी टाइप का बना देता है जारा में, उसमें लोग आग तपता है रख के, देखे होंगे अभी भी बनाता है लोग, उसी को सिगरी कहा जाता है, ठीक है, सिंगरी। तो इसमें क्या कहता है, उद्यमी उठ कहता है राणा सिंह और सूबेदार, उद्यमी उठ सिगरी में क्या डाल, कोले डाल, मतलब उसमें आग डाल। वजीरा तुम 4 जन बाल्टियाँ लेकर खाई का पानी बाहर फेंको, कहता है कि तुम खाई में रहता तुम पानी भर गया रहता है, कहता है पानी फेंको। महासी शाम हो गई, महासी शाम हो गई, खाई के दरवाज़ा पर पहरा बदल दे, मतलब कहता है शाम हो गया पहरा बदल दो, दूसरा को लगाओ ड्यूटी पे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर है ना लगाने लगा, घूमने लगा। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, वजीरा सिंह पलटन का क्या था, विदूषक था। बाल्टी में है ना गदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, वजीरा सिंह बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जनवरी की बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए, है ना, उदासी के बादल फट गए। पाधा के मतलब होता है आपको पुरोहित, ठीक है। पाधा बन गया वो, करो जर्मनी की बादशाह का तर्पण, इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए, यानी कि ख़त्म हो गया उदासी। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बारी के खरबूजे में पानी दो, ऐसा खाद मतलब पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। लहना सिंह कह रहा है वजीरा सिंह को कि दूसरी बाल्टी का पानी उसके हाथ में देकर कहता है, अपनी बारी के खरबूजे में पानी दे दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिला, यानी गंदा पानी रहता है, निकालते रहता है उसमें से, है ना, जहाँ पे वो लोग छुपा हुआ रहता है। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है, मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 है ना घुमा ज़मीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा, है ना, यहाँ पे लगाऊंगा, ऐसा कहता है लाना। लाड़ी होड़ा को भी यहीं बुला लोगे, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मेम, चुप कर, यहाँ वाले को शर्म नहीं, कहता है यहाँ वाले को शर्म नहीं। देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझ न सका कि सिख तम्बाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, सिगरेट देना चाहती है, होठों से लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए नहीं लड़ेगा। वही सूबेदारनी जो मेम रहती है वो लोग को देना चाहता है सिगरेट ये सब, लेकिन नहीं पीता है। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है, अच्छा है, राणा सिंह पूछता है, अब बोधा सिंह कैसा है, अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ, रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उठाते हो और आप सिगरी के सहारे गुजर करते हो, यानी कि सिगरी बोरसी को कहा जाता है, उसमें आग रहता है, कह रहा है रात भर दोनों कंबल उसी को उठा देता है बोधा सिंह को और आप आग के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, कहता है उसके बदला में आप पहरा दे आते हो, आपने सूखे लड़कियों को अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम ना मांदे पड़ जाए, जारा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। कह रहा है जारा क्या है, मतलब मौत से भी बदतर है, यहाँ का ठंडा ऐसा है कि सोचता है कि मौत हो जाए लेकिन ऐसा ठंडा नहीं झेले। जारा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते, यानी कि निमोनिया जिसको हो जाता है उसको लोग कहने का मतलब मुरब्बा भी नहीं खाने के लिए देता है मीठा चीज़। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खंडर के किनारे मरूंगा, भाई किरत सिंह की गोदी
पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। है कहता है कि मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खंडक के किनारे मरूंगा। भाई किरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा, राणा सिंह कहता है, और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ क्या होगा, मेरा छाया होगा। यानी कि उसका भी इच्छा रहता है कि हम मरे तो घर जाके मरे। वजीरा सिंह ने है ना तैयारी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मरने की लगाई है मेरे जर्मनी और तुरक। हाँ भाइयों कुछ गाओ। हाँ कैसे गाए, तो क्या गाता है, दिल्ली शहर ते पिशोर नू है ना जादिए कर लेना लौंगा दा व्यापार मंडिए कर लेना है ना रेदा सौदा अड़िए, पंजाबी भाषा में है, ओए लाना चटका कदुए नू, मतलब ऐसा गाता है। ठीक है, इसे कहने का मतलब हो गया, ये दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली, मंडी में लोगों का व्यापार कर लेना, अरे नारे का सौदा भी कर लेना, ओए अब हमें कद्दू चखना है, ये गोरे वर्ण वाली मतलब गोरा औरत, कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है, ये गीत गाता है। ठीक है, कौन जानता था कि दाढ़ियों वाला घर बारी सिख ऐसा लुच्चे का गीत गाएंगे, मतलब कौन जानता था कि दाढ़ी वाला सिख जो है ऐसा लुच्चा वाला गीत गाएगा, है ना, ऐसा गीत गाता है पंजाबी में। पर सारी खंडक गीत से गूंज उठता है, सिपाही फिर ताज़े हो जाते हैं, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो, मतलब मनोरंजन के लिए गा देता है। दोपहर रात गई, अंधेरा है, तीसरा दृश्य में दिखाया गया है, दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ, बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़ के सो रहा है। कहने का मतलब दोपहर रात बीत गई, आधा दोपहर रात का मतलब हो गया कि रात का 2 पहर बीत गया, यानी कि समझ लीजिए कितना बज गया आपको, 1-2 बज गया, दोपहर उसको कहेंगे। अंधेरा है, सन्नाटा है, बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर क्या करता है, अपने दोनों कंबल बिछा के लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आँख खाई के मुंह पर और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कहारा मतलब चिल्लाया, क्यों बोधा भाई क्या है, पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो, बोधा भाई से पूछा लहना सिंह। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो है ना भाई कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला, है ना, कपनी छूट रही है ना, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं, यानी कि ठंडा के मारा। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो, ठंडा नहीं जा रहा है तो, और तुम मेरे पास सिगरी है और मुझे गर्मी लगती है, यानी कि आग तपने वाला है बोरसी, पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए माने ऐसा कर रहे हो। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गरम जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मेमो बुनकर भेज रही है, यानी कि मेम लोग जो है विलायत से भेज रही है बिन बुन के। गुरु उनका भला करे, यूँ कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और झूठ नहीं, यूँ कहकर नाही करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा ही थी। उसके बाद आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजरा सिंह। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से किसका आवाज़ आया, सूबेदार है ना हजारा सिंह, है ना हजारा सिंह है,
हजारा सिंह, कौन लपटन साहब, हुकुम हजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करने सामने हुआ। देखो इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। यानी कहता है आधा घंटा बीत जाता है, इतने में खाई के मुंह से क्या आवाज़ आता है? सूबेदार, है ना। हजारा सिंह पूछता है कौन लपटन साहब, हुकुम हजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी, है ना, सलाम करने सामने हुआ। और देखो इसी दम क्या करना है? कहता है कि अभी ही तो क्या करना है? धावा बोलना है, यानी कि लड़ाई के लिए चलना है। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक क्या है? जर्मन खाई है। मील भर की दूरी थोड़ा, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है। जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर वहीं, जब तुम दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। उसके बाद कहता है जो हुक्म। आगे हमारा चुपचाप सब तैयार हो गए, मतलब जाने के लिए, लड़ने के लिए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे? इस पर बड़ी हुज्जत हुआ कि पीछे कौन रहेगा, कोई रहना नहीं चाह रहा था। समझा बुझा कर सूबेदार ने मार्च किया, मतलब चलने के तैयार हुआ। लपटन साहब लहना की सिगरी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। लपटन साहब जो थे, लहना के सिगरी यानी कि बोरसी आग ताप में वाला जहाँ पे था, मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहेब। हाथ आगे करते ही उसने सिगरी के जलजले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए? सोचता है कि इनका बाल एक दिन में कैसे उड़ गया लपटन साहब का, और कैदियों के बाल कटा हुआ कहाँ से आ गया? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटाने का मौका मिल गया। लहना सिंह ने जांचना चाहा। तब लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे, यानी कि लहना सिंह के रेजिमेंट में लपटन सिंह कितने वर्ष से थे? 5 वर्ष से, है ना, रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? कह रहा है लहना सिंह। लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जागीरधारी ज़िले में शिकार करने गए थे, यानी कि नकली लड़ाई के लिए, मतलब रिहर्सल कर रहा था। हाँ हाँ, वह जब आप खोते पर सवार थे और आपका खान सामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। कह रहा है कि जब आप खोते पर सवार थे और आपका खान सामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को क्या रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी, यानी कि सामने से क्या निकला? नीलगाय निकला, जो कभी ऐसा नहीं देखा था। नीलगाय आप लोग भी देखते हैं, हम लोग के गांव में भी निकलता है। और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से क्या हुआ? निकल गया। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना। उसने कहा था आपने कहा था कि रेजिमेंट की, है ना, मैस में लगाएंगे। हाँ, मैंने वह विलायत भेज दिया।
ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होते होंगे। ऐसे बड़े बड़े सींग कितने फुट के होते होंगे? 2-2 फुट के होते होंगे। हाँ, लहना सिंह यानी कि लहना सिंह से कहता, लहना सिंह, हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुम सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई है ना, ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था और उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? टकराने के बाद कहता कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या क़यामत आ गई? जरा तो आँख लगने दी होती, यानी टकरा जाता तो कहता है जरा सी आँख लगने तो दी होती। वजीरा सिंह कहता है, लहना सिंह वजीरा सिंह से टकरा जाता है। होश में आओ, क़यामत आई है, लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। लेफ्टिनेंट साहब रहते हैं जो रेजिमेंट में रहते हैं 5 साल से। क्या लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए या कैद हो गए, ऐसा का चर्चा चलता है। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने उनका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है ना। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैर के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पता तक ना खड़के देर मत करो। ऐसा मतलब लेफ्टिनेंट साहब के बारे में लहना सिंह बातचीत करता है। ठीक है, हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म जमदार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ, पर यहाँ से तुम 8 ही हो। कहता है यहाँ से तुम 8 ही हो। 8 नहीं 10 लाख, एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर है। कह रहा है एक सिख कितना लाख के बराबर है? 1.25 लाख के बराबर है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। मतलब लौटकर खाई के मुहाने पे जब लहना सिंह दीवार से चिपक गया तो उसने क्या देखा कि लेफ्टिनेंट जो साहब जो रेजिमेंट में थे, उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर, बेल के मतलब हो गया बेल जो फोड़ के पीने वाला होता है जो मार्केट में बिकता है ना, जेब से बेल के बराबर 3 गोला निकाला। इतना बड़ा बेल के, इतना बड़ा। तीनों की जगह जगह खंदक की दीवारों से घुसेड़ दिया उसमें, और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तीनों को खंदक की दीवार में घुसेड़ दिया और तीनों में से एक तार सा बांधा। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, सुतरी जिसको बोलते हैं, चट्टी वाला बोरा नहीं होता है, चाहे सूतरी से कुछ बांधते नहीं है, उसी को सूत बोला जाता है। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिससे सिगरी के पास रखा, आग जहाँ जल रहा था उसके पास रखा, मतलब गुत्थी को सूत के मतलब लपेट के। बाहर की तरफ कर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने। आगे है, देखिए, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह, यानी कि बिजली की तरह मतलब जल्दी सी ना, बिजली की तरह दोनों हाथ से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की केहनी पर तनकर दे मारा। साहब की केहनी पर क्या करता है? तान के मारता है। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर जाता है। दिया सलाई का माचिस हो गया, गिर गया। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आँख मीन गोड्स, ओ माय गॉड्स कहते हुए चित हो गए, यानी कि वहीं पे चित हो गए।
लहनासी ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंका और साहब को घसीटकर सिगरी के पास लिटाया। जो 3 गो जो खंदक में जो गोला लगाया था बेल के आकार का, उसको लहनासी ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंक दिया और साहब जो था है ना, उसको क्या किया, आपको सिगरी के पास उसको लेटाया, आग जलने वाला जो बोरसी होता है। आज जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया, मतलब रखा। साहब की मूर्छा हटी, यानी कि मूर्छा गए थे, बेहोश हो गए थे, हटे। लहनासी हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है ना। लहनासी बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है। आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यानी कि चुरा के पीता था उसमें, सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधारी के ज़िले में नील गाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। मतलब नींद में उस नशा में उस समय बोला था कि नीलगाय था, सींग कितना बड़का था, तो बोला था 2 फुट 4 इंच के सींग था। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए। हमारे लपटन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोला करते, है ना। मतलब पी लेता था सिगरेट, इसका नशा हो गया था उसको। लहना ने पतलून की जेब से, यानी कि कुर्ता पैजामा, पतलून पतला सा होता है पैजामा, लहना ने पतलून की जेब की तलाशी नहीं ली। साहब ने मानो जारे से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में क्या किया, डाल लिया। लपटन साहब क्या किया, जारा से बचने के लिए दोनों हाथ कहाँ डाल लिया, जेब में डाल लिया। लहनासी कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है। कह रहा है कि हम भी तो तुम्हारे साथ इतना दिन रहे हैं। उसे चकमा देने के लिए 4 आँखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। कह रहा है लहनासी कि 3 महीने हुआ, एक तुर्की, मतलब तुर्की का मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चे होने की ताबीज़ बांटता था और बच्चा की दवाइयाँ देता था। जिसको बच्चा नहीं होता था उस औरत को ताबीज़, यानी कि जंतर बांटता था और बच्चा होने की दवाई देता था। लहनासी कहता है कि 3 महीने हुए, एक मौलवी मेरे गांव में आया था, वह ऐसा करता था। ठीक है, ताबीज़ देता था औरतों को, बच्चा जिसको ना हो रहा है, और दवाई देता था बच्चा होने। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहा था और कहता था, जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। चौधरी के जड़ के नीचे मजा हुक्का पीता रहता था और कहता था, जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गया। विमान का मतलब हो गया हवाई जहाज, है ना। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। ये सब कौन बोलता है, जर्मनी वाले पंडित कह रहा है। चौधरी के बर के नीचे मंजा बिछा हुक्का पीता हुआ क्या कहता है कि जर्मनी वाला पंडित है, वेद पढ़ पढ़ करके उसने क्या किया, विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारता है, हिंदुस्तान में आ जाए तो गौ हत्या को बंद कर देगा। मंडी के बनियों को बहकाता था। मंडी के बनियों को क्या बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो। मंडी में जो बनिया होता था, व्यापार जो करता था, उसको बहकाता था, कहता था कि डाक खाने से, डाक खाने का मतलब पोस्ट ऑफिस, डाकघर से पैसा निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। कह रहा है सरकार का राज्य जाने वाला है, पैसा निकाल लो नहीं तो पैसा डूब जाएगा। डाक बाबू पोल्हू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मुड़ दी थी और गांव से बाहर निकल कर कहा था, जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो, मतलब मुल्ला जी जो दाढ़ी बढ़ा लेता उसका दाढ़ी भी क्या किया था, मोड़ दिया था और कहा मेरे गांव में अब क्या करना, मौलवी था, अब कहा कि मेरे गांव में अब कभी पैर नहीं रखना। जो औरतों को क्या देता था, ताबीज़ देता था बच्चा न होने की, और क्या देता था, दवा देता था। कहाँ से आया था बताइए, तुर्की से। कहाँ से आया था, तुर्की से मौलवी आया था।
आगे है, साहब की जेब से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली चली। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। उधर लहना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी, यानी कपाल के कपार मल दिया। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि यह है ना हड़का हुआ कुत्ता आया है ना। कह रहा है कि हड़का हुआ कुत्ता आया है। कुत्ता को हड़का नहीं देते, आता तो भगा देते। मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गया। लहना ने साफा फाड़कर घाव की दोनों तरफ पटिया कसकर क्या किया, बांध दिया। घाव मांस में ही था। पटिया के कसने से लहू निकलना बंद हो गया, यानी कि खून निकलना क्या हुआ, बंद हुआ। साहब की पिस्तौल चला, उसमें लहना सिंह के जांघ में क्या हो गया, लंपट सिंह के साहब जो थे उसको पिस्तौल चला और लहना सिंह के जांघ में लग गया था, तो उसको पट्टियों को कस के बांधने से लहू निकलना बंद हो गया। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस गए। 70 जर्मन जो थे चिल्लाकर कहाँ घुस गए, खाई में घुस गए। सिखों की बंदूक की बाट ने पहले धाबे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए था, है ना, क्योंकि उसको क्या लगा था, जांघ में गोली लगा था। जांघ में नहीं लगा था गोली उसको। रोका और इसमें आपको लहना सिंह तक कर मतलब मार रहा था, वह खड़ा था और लेटे हुए था, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन के आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे आगे है। अचानक आवाज़ आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी का खालसा, और धड़ाधड़ बंदूक के फायर जर्मनों के पीठ पर पड़ने लगा। इन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटे के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार है ना हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वाले ने भी संगीन पिरोना क्या किया, शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई। वाह गुरुजी दी फतह, वाह गुरुजी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गया। 63 जर्मन या तो खेत रहे या कहार रहे थे दर्द से। सिखों में 15 के प्राण गए। सिख में कितना का प्राण गया, 15 के। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पर निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी, सीना को बोला जाता है, पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गोली मिट्टी से पूरा लिया और बाकी का साफा कसकर, साफा में क्या होता है, पगड़ी सर में जो बांधते हैं, कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना के दूसरा घाव भारी घाव लगा है। पहले से तो एक तो लगा ही हुआ था जांघ में, फिर सीना में लग गया उसको। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छमी नाम सार्थक होता है, और हवा ऐसे चल रही थी जैसे कि बाण भट्ट की भाषा में दंत विनो परदेशाचार्य कहलाती। ठीक है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे, तू न होता तो आज सब मारे जाते। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुना और कागजात पकड़ा के क्या कह रहा था, तू आज नहीं होता तो सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील
दाहिनी ओर और की खाई वाले ने सुन लिया था। मतलब इतना ना आवाज़ हुआ था कि 3 मील दाहिने और खाई वाला वहाँ का जो सैनिक जो था वो सुन लिया था। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर पहुँचा। फील्ड अस्पताल क्या था, नज़दीक था। फील्ड क्या था, फौजी से कहता है कि फील्ड में अस्पताल रहता है। सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाया गया और दूसरी गाड़ी में क्या, एक गाड़ी में घायल आदमी को रखा गया और दूसरी गाड़ी में लाश रखा गया। सूबेदार ने लाहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए। सूबेदार जो था वह लाहना सिंह के पट्टी कहाँ बनवाना चाहा, जांघ में बनवाना चाहिए। जांघ में भी गोली पहले से लगा हुआ था, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा सा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बरा रहा था। मतलब बोधा सिंह को बुखार, ज्वर में इसका होता है बुखार में बरबरा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लाहना को छोड़कर सूबेदार जाते ही नहीं थे। यह देख लाहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध है जो इस गाड़ी में ना चले जाओ। मतलब लाहना से क्या कहता है, लाहना से कहता है कि तुम्हें सूबेदारनी की सौगंध है जो इस गाड़ी में ना चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँच कर गाड़ी भेज देना। कहता है तुम अपना बेटा के लेके जाओ, है ना। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सी मेरे पास ही है। अच्छा, पर सूबेदार को भेज देता है। बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। तभी तो चैप्टर का नाम पड़ा, उसने कहा था, यानी कि वही सूबेदारनी उससे कहा था, चिट्ठी में लिख के कहा था। कहा कि घर जब जाना तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। मतलब अपना लड़ा उसको बचा दिया, उसके बेटे को। गाड़ियाँ चल पड़ी। सूबेदार के चढ़ते चढ़ते लाहना का हाथ पकड़कर कहा, तू मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। मतलब सूबेदार गाड़ी पर चढ़ते चढ़ते, वही सूबेदार रहता है। और सूबेदारनी कौन रहती है, वही लड़कियाँ जो बचपन में भेंट हुई रहती है लाहना सिंह को। लड़का जो रहता है लाहना सिंह रहता है बचपन वाला, और सूबेदारनी वो लड़कियाँ रहती है। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लाहना का हाथ पकड़ कहा, तूने मेरे और बोधा का प्राण बचाया है। सूबेदार का बेटा कौन रहता है, बोधा रहता है, वही सूबेदारनी का। लिखना कैसा, साथ ही घर चलोगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। कहता तू साथ चलो, तू ये कह देना कि उसने क्या कहा था। इसको तो मालूम था कि क्या कहा था, कि अपना प्राण दे के भी इसको रक्षा करना। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा था वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लाहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे। कहता है कमर में जो बांध देले था पट्टी, उसको खोल दे। तर हो रहा है, यानी कि दर्द हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ, 5वां दृश्य में आपको आता है, देखिए इसमें कहा गया है मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है। जन्म भर की घटना एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। कहने का मतलब है, देखिए मृत्यु जब होता है ना, तो मृत्यु के कुछ समय पहले, मृत्यु होने वाला है उसके समय सारा स्मृति सब याद, मतलब साफ हो जाता है। जन्म भर की जितना घटना है एक दूसरे के सामने आता है। मतलब जन्म पूरा ज़िंदगी भर में हमने क्या किया, इसके साथ क्या किया, नहीं किया, अच्छा किया, बुरा किया, जो भी है उस सारा दृश्य जो है उसका रंग साफ हो जाता है। मृत्यु के समय देखिएगा आदमी एकदम बेचैनी टाइप का करता है, छनमन करता है, प्राण जब उसका निकलता है तो सारा चीज़ उसको याद आना शुरू हो जाता है। और सब धूल मतलब धुंध जो है बिल्कुल क्या हो जाता है, हट जाता है उसके चेहरा पर, सब खत्म हो जाता है, पता चल जाता है। लाहना सिंह 12 वर्ष का है, उस समय का देखिए कहानी बता रहा है। पीछे बैक में आते हैं, उसी चैप्टर में है, मतलब आगे हमारा प्रसंग है। लाहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया था। जैसे उन्होंने बताया शुरू में कहानी स्टार्ट हुआ। लाहना सिंह कितने वर्ष का था, 12 वर्ष का था, और अमृतसर में किसके यहाँ आया था, मामा के यहाँ। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ,
हर कहीं उसने एक 8 वर्ष की लड़की से मिल जाती है। लड़की कितने साल की रहती है? 8 वर्ष की रहती है। जब वह पूछता है तेरी कुरमाई हो गई, तब धत कहकर वह क्या करती है? भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने क्या कहा? हाँ कल हो गई। देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला क्या है? सालू है, यानी कि दुपट्टा है। देखते नहीं है। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? मतलब उसको पता चल गया। वजीरा सिंह पानी पिला दो। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमदार हो गया था। लहना सिंह कितने राइफल्स में जमदार थे? 77। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा। कितना वर्ष बीत गया था लहना सिंह को? 25 वर्ष बीत गया था। उसी 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न हुआ, यानी कि उस 8 वर्ष के लड़की का ध्यान ही नहीं हुआ। उसका 25 वर्ष बीत गया। ना मालूम वह कभी मिली भी नहीं थी। उसके बाद नहीं मिला, अपना अपना मामा के घर से चल गया सब। 7 दिन की छुट्टी लेके ज़मीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। 7 दिन की छुट्टी लेके ज़मीन की मुकदमे की पैरवी करने कहाँ गया? वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फ़ौरन चले आओ। कह रहा है कि फौज लाम पर जाती है, फ़ौरन चले आओ। रेजिमेंट का चिट्ठी आया। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते समय हमारे घर होते जाना। कह रहा है लौटते समय तुम हमारे घर से होते जाना। वही सूबेदारनी के यहाँ साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत क्या करता था? चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। वही घर में वो लड़की भेंट होती है। सूबेदार की पत्नी रहती है, जो बचपन में भेंट हुई रहती है। जब चलने लगे तब सूबेदार बेरे में से निकल कर आया। बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है। बचपन में देखे रहता है, दुनू बड़ा मिला रहता है, तो चिन्हेगा ही, चिन्ह गया। कहता है जब चलने लगे तब सूबेदार बेरे में से बाहर निकल के घेरावा में से आया और बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है जा मिल आ। बुलाती है जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? लड़का कह रहा है, मतलब लहना सिंह कह रहा है। रेजिमेंट के क्वार्टर में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे ही नहीं, तो हमको कैसे जानती है? दरवाजे पे जाके माथा टेकना, कहना असीम सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुरमाई हो गई, धत कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। वो बतवा को कह देती है कि तेरी कुरमाई हो गई है, मतलब तुम्हें नहीं कहता था हमको, है ना? धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भावों से टकराहट से मूर्छा खुली। अब उसको ध्यान में, अरे तो बचपन में मिले थे वही है ही। करवट बदली, पसली का घाव बह गया, मतलब घाव जो था। बजीरा पानी पिला, उसने कहा था, है ना? बजीरा पानी पिला, मतलब स्वप्न चल रहा था। या क्या चल रहा था? स्वप्न मतलब सपना चल रहा था, है ना? सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, तेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है ना? लायलपुर में ज़मीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमियों की घर रिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती हुई, उसे 1 ही वर्ष हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए, 4 गो और भर्ती हुआ, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी क्या कही? रोने लगी। मतलब 4 गो बेटा और भर्ती हुआ फौज में, 4 मर गया, एक वही जिंदा था। अब दोनों मारे जाते मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाला का घोड़ा दही वाले के दुकान के पास बिगड़ गया था? कह रहा तुमको याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले के दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे।
आप घोड़े की लातों में चले गए और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था, मतलब पैर के नीचे चला गया था। लहना सिंह बचा दिया उस लड़की को। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यही मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। मतलब सपना में से बात उसको मतलब इतना बताई रहती है उसको। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सी पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सी बैठा है। लहना का सिर अपने गोद में रखे वजीरा सी बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? किरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पटट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हार में यह आम खूब फलेगा। वही ने कहा था कि मेरा प्राण निकले, और सर में क्या हो, मतलब सिर पर, गोद में मेरा सिर हो। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा उतना ही यह आम है। उतने साल में, जिस महीने उसका जन्म हुआ उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टपक टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मारा नंबर 77 सिख राइफल जमदार लहना सिंह। वहाँ पे एक क्या बन गया, सूची मैदान में एक लिखा गया कि घाव से मारा गया कौन? 77 सिख राइफल्स कौन? जमदार सिंह। यानी कि लहना सिंह क्या हो जाता है, मतलब शहीद हो जाता है। इन दोनों के प्राण को, सूबेदारनी को, बेटा को और उसको बचा देता है। इस प्रकार हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ।